हेलो और नमस्कार, मैं हूं जितिन भारद्वाज और अनअकैडमी की तरफ से लेकर आया हूं एक और ऐसा शॉर्ट क्विक रिवीजन वीडियो आपके लिए जो आपको देगा इस आने वाले प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मदद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर। जी हां, एक्सटर्नल सेक्टर से यूपीएससी प्रीलिम्स में अब तक अगर टोटल भी अगर मैं करूं तो मान के चलिए कम से कम 40 क्वेश्चंस तो आए हैं। जी हाँ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, किसी भी तरह से हम देखें तो कम से कम 2011 से 2025 तक 40 क्वेश्चन आपके इन्हीं एक टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस टॉपिक को बहुत जल्दी से रिवाइज करेंगे और आज इस क्लास में, इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। फिर है रेमिटेंसेस, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। इन सभी के बेसिक्स देखेंगे, इनके ट्रेंड देखेंगे और लेटेस्ट डेटा भी हम इसमें जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, इंडिया और दुनिया के बीच में जिस तरह की भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो, यानी किसी भी तरह से हमने कोई लेन देन की है, कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, उन सभी को एक साल में हम टोटल कर लेते हैं और एक अकाउंट में लिख देते हैं। उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है सभी के सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। जी हाँ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं ये। अगर आपने चैरिटी करी तो इसमें काउंट नहीं होगा। बिटवीन एक कंट्री और एक कंट्री के इंडिविजुअल्स, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट और दूसरे कंट्री के इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच पैसा अंदर आता है जिसे इनफ्लो कहते हैं, पैसा बाहर जाता है जिसे हम आउटफ्लो कहते हैं। इसके अलावा इसमें गुड्स खरीदना बेचना, सर्विसेज खरीदना बेचना, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या फिर किसी भी तरह का ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी एक तरफा ट्रांसफर, इन सभी को जब हम ऐड करते हैं उन्हें हम कहते हैं, उस अकाउंट को हम कहते हैं, उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके इस पूरे शीट के दो एग्जांपल्स होते हैं। क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है तो आई एम प्रीटी श्योर आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दोनों को जोड़कर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो शीट बनाते हैं, वो रिकॉर्ड बनाते हैं, वो अकाउंट बनाते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एक साल से छोटे होते हैं, जहां पर गुड्स, सर्विस और पेमेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में वो होते हैं जहां पर कैपिटल ट्रांसफर्स किए जाते हैं, यानी कि मोस्टली वो एक साल से ज्यादा टाइम के लिए किए जाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि करंट अकाउंट में जो भी खर्चा किया जाता है उससे आप इंटरेस्ट नहीं कमाते, डिविडेंड नहीं कमाते, प्रॉफिट नहीं कमाते, राइट? ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट नहीं कमाते, यहां पर इंटरेस्ट कमाया जाता है, राइट? यहां पे जो भी पैसा लेन देन होगा उसमें इंटरेस्ट कमाया जाएगा, डिविडेंड कमाया जाएगा, इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे। यहां वो नहीं होता। तो ये दो डिफरेंसेस हैं कैपिटल और करंट को डिफरेंस करने के लिए। चलिए कैपिटल अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने डेफिनेशन में कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि इंडिया के बीच और दुनिया भर के बीच। तो इंडिया के जो रेजिडेंट्स होते हैं और जो विदेशी रेजिडेंट्स होते हैं उनके बीच जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। तो रेजिडेंट क्या होता है, राइट? रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब ये नहीं सिटीजन, राइट? सिटीजन रेजिडेंट नहीं होता। रेजिडेंस इज नॉट बेस्ड ऑन नेशनैलिटी और लीगल स्टेटस, राइट? सिंपल सी बात है, इसका नेशनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर एक विदेशी आदमी इंडिया में पिछले 8-9 महीनों से रहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। अगर एक इंडिया का आदमी यानी यहाँ का सिटीजन अगर अमेरिका में पिछले 1 साल से रह रहा है तो वो वहां का रेजिडेंट कहलाएगा। इसीलिए नेशनैलिटी और लीगल स्टेटस का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो रेजिडेंट कौन होता है? वो जो किसी भी कंट्री में 182 डेज से ज्यादा रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर हो। डज नॉट मैटर कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, लेकिन वो 182 दिन एक पर्टिकुलर कंट्री में रहा है तो वहां का रेजिडेंट हो जाएगा। अगर रेजिडेंट कंपनी की बात की जाए तो एक डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, एक फॉरेन कंपनी हो सकती है। डोमेस्टिक कंपनी हम किसे कहते हैं? जो इंडिया में ही रजिस्टर्ड है। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी है? जो इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, उसको हम रेजिडेंट ट्रीट करा जाएगा। एक फॉरेन कंपनी को हम रेजिडेंट कंपनी बोल सकते हैं अगर रजिस्टर्ड तो वो कहीं और हुई है, राइट? लेकिन उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, यानी उसका मेजॉरिटी जो काम है वो इंडिया में होता है। जैसे फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, तो देखा जाए तो वो फॉरेन कंपनी है, लेकिन उसका सारा का सारा बिजनेस इंडिया में होता है, तो यहां पर वो आ जाएगी। तो रेजिडेंट्स के बीच लेन देन जो है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो, चाहे फिर वो कंपनी हो, या फिर गवर्नमेंट हो। अब गवर्नमेंट तो रेजिडेंट ही होगी, ऑब्वियसली वो उसी देश की होगी, तो उन तीनों के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं ट्रेड इन गुड्स, करंट अकाउंट का पहला पार्ट। ट्रेड इन गुड्स में टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, जो भी बैलेंस निकलेगा वो हम देख लेंगे। इंडिया में नेगेटिव होता है, इंडिया में हमेशा ये नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? क्योंकि हमारे इंपोर्ट जो है हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा है। अब इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले फर्स्ट लेवल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो हमने खरीदा है, वो खरीदा या बेचा है। दूसरा री इंपोर्ट, यानी कि हमने कोई चीज इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच वर एक्सपोर्टेड अर्लियर विदाउट मेकिंग सब्सटेंशियल चेंजेस। हमने किसी चीज को बेच दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई,
कोई भी प्रॉब्लम आ गई, राइट, एक्सपोर्ट ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया, अब वो चीज लौट कर वापस इंडिया में आ रही है तो उसको हम री एक्सपोर्ट कहते हैं। ऐसे ही कोई चीज हमने इंपोर्ट करी थी, अब हम उसको वापस लौटा रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिना किसी बदलाव के, री इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट बदलाव के, बिना किसी बदलाव के लेकिन कैंसिल होने के बाद। तो ये चारों इसमें इंक्लूड होंगे। इसके बाद आता है मर्चेंटिंग ट्रेड। मर्चेंटिंग ट्रेड का मतलब ये है कि इंडिया की किसी कंपनी ने विदेशी सामान को एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ बेच दिया। जी हाँ, उसने एक तरफ से लिया और दूसरी तरफ बेच दिया, यानी वो एक मर्चेंट का काम कर रही है, एक व्यापारी का काम कर रही है। तो उनके द्वारा की गई सारी चीजें भी करंट अकाउंट में ऐड होती है। मर्चेंटिंग ट्रेड होने के लिए इंडिया का किसी भी गुड्स का इंडिया में एंटर होना जरूरी नहीं है। यहां पर जैसे लिखा भी है कि इंडिया की एक मर्चेंट कंपनी है जो कि सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम सिंगापुर टू यूएस। सामान कहां से जा रहा है? सिंगापुर से। कहां जा रहा है? यूएस। लेकिन भेज कौन रहा है? इंडिया की कंपनी। वो सामान इंडिया में कभी एंटर नहीं होगा। बायर एंड सेलर इंडिया का नहीं है। गुड शुड नॉट अंडरगो, उसमें किसी भी तरह का चेंज वैल्यू एडिशन इस कंपनी ने नहीं किया है। ये बस एक तरफ से खरीद के दूसरी तरफ बेच देते हैं, इंक्लूड हो जाता है। और लास्ट आता है नॉन मॉनेटरी गोल्ड। इसमें वो सभी तरह का गोल्ड होगा जो आरबीआई यूज नहीं करता है। देखो दो ही तरह का गोल्ड है जिसका ट्रेड होता है। एक तो वो जो आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होता है, उसे हम मॉनेटरी गोल्ड कहते हैं। उसके अलावा जो गोल्ड है जैसे ज्वेलरी हो गई, राइट, कॉइन्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीजें हम नॉन मॉनेटरी गोल्ड में इंक्लूड कर लेते हैं। इसको हम अलग से लिखते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों आपके आ जाएंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बीओटी। इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। अब इसके बाद आता है ट्रेड इन सर्विस। तो गुड्स हो गया, अब आते हैं हम ट्रेड इन सर्विस। इसमें भी सेम वही है, टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको हम उसमें पुराने वाले में ऐड कर देंगे। अब सर्विसेज तो देखिए हर तरह की सर्विस है, राइट। यहां तो मैंने कुछ ही आइटम्स लिखे हैं, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जाएगा। ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, किसी भी तरह की, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पोस्टल, कुरियर, रॉयल्टी, लाइसेंस, फाइनेंशियल सर्विस, कंप्यूटर सर्विस, आईटी सर्विस, डॉक्टर सर्विस, राइट, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, जितनी सर्विसेज आपको याद आती हैं सब इसमें लिख दीजिए। इनफैक्ट अगर आप जूम जैसी एक एप्लीकेशन को यूज करते हैं, आप iOS को यूज करते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, तो वो भी एक विदेशी कंपनी है जो इंडिया में सर्विसेज देती है। तो ये सारी उसमें इंक्लूड हो जाती है। यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाथों हाथ आपको लिंक नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, 2-3 घंटे के अंदर वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। अब आता है पेमेंट्स। देखिए मैं आपको वापस लेके चलता हूं। यहां पर मैंने क्या बताया था, करंट अकाउंट में आता है गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों हमने पढ़ लिया। अब आता है पेमेंट्स। पेमेंट दो तरह के होते हैं। पेमेंट्स होते हैं दो तरह के, एक होता है फैक्टर पेमेंट, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट, राइट। ट्रांसफर पेमेंट की हम बाद में बात करेंगे। फैक्टर पेमेंट क्या है भाई? इंडिया का कोई भी, हमारी जमीन, हमारा लेबर, हमारा एंटरप्रेन्योर या हमारा कैपिटल, उसने कोई भी ऐसा काम किया है जो विदेशी के लिए है, या विदेशी कंपनी, विदेशी इंडिविजुअल, विदेशी सरकार के लिए किया है, और वहां से जो उसको पैसा मिला है, राइट, वो हो सकता है वेज मिली हो, सैलरी मिली हो, उसने कोई इंटरेस्ट कमाया है, कोई रेंट कमाया है, या फिर कोई प्रॉफिट कमाया है। काम करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद नहीं, यहां मैंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है, ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट लिखता तो कैपिटल आ जाता, वो सेकंड अकाउंट में आता, करंट अकाउंट में नहीं आता। तो ये सारा का सारा पेमेंट जब हमें मिलता है, एग्जांपल्स नीचे लिखे हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, और चाहे तो बाद में डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है आपका ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट यूनिलेटरल पेमेंट होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है। इसमें किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होती, यानी कि इट्स अ सेकेंडरी इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिहार का एक आदमी दुबई में रहता है, यहाँ एग्जाम्पल्स भी लिखा है, जैसे रेमिटेंसेज हो गया, राइट, स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन हो गई, ग्रांट्स, गिफ्ट, डोनेशंस वगैरह, ये सारे इसमें आ गए, राइट। तो ये वाला सारा पेमेंट इंडिया आया, बिहार का एक आदमी दुबई में काम करता है, वहां से वो अपनी फैमिली को बिहार में रेमिटेंसेस करता है, लेकिन फैमिली ने उसके बदले क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो ये वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। इंडिया काफी बड़ा रिसीवर है इसका। तो वापिस उस पर आते हैं। अब हमने करंट अकाउंट पढ़ लिया, गुड्स, सर्विस और पेमेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं कैपिटल ट्रांसफर पर। ये 10 आइटम्स हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट में समझा देता हूं। सबसे पहला होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 10% से ज्यादा अगर विदेशी कंपनी हमारे किसी भी कंपनी में, या विदेशी हमारे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 10% से ज्यादा, तो वो एफडीआई होता है। 10% से कम करते हैं तो एफपीआई होता है। बाहर से किसी भी तरह का बिजनेस लोन लिया जाता है तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, वहां से पैसा लेना हो गया। किसी दूसरी कंट्री से लोन लेना हो गया। व्यापार करने के लिए पैसा लेना। चेंजेस इन रिजर्व, राइट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर जो भी चेंज आया है, राइट, चाहे मॉनिटरी गोल्ड हो, एसडीआर हो, वो इसमें काउंट होगा। आरबीआई इसके लिए जिम्मेदार है। बैंकों ने कोई अगर पैसा लिया है, राइट,
या उसके अंदर कोई पैसा है, जैसे फॉरेन असेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गई इंडियन कमर्शियल बैंक्स की। फॉरेन असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग लोन्स गिवन, यानी उन्होंने अगर हमारे बैंकों ने विदेश में, क्योंकि एसबीआई की विदेश में ब्रांच हो सकती है, एसबीआई की अमेरिका में ब्रांच है, न्यूयॉर्क में ब्रांच है एसबीआई की, तो वहां भी तो लोन देना लेना होता होगा। अब एसबीआई इंडिया की कंपनी है, राइट। फॉरेन लाइबिलिटीज ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स, एनआरआई डिपॉजिट्स, अगर विदेशी एनआरआई यानी वो लोग जो एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन से, वो इंडिया के बैंकों में अगर पैसा जमा कराते हैं तो इंडिया के ऊपर वो लाइबिलिटी काउंट होगी और वो यहां आएगी। इन सभी में एक चीज कॉमन है कि यहां पर इंटरेस्ट कमाया जाता है, इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल। आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, यानी यहां पर कुछ भी फैक्टर पेमेंट नहीं किया जा रहा, इंसान का कोई एफर्ट नहीं है, यहां पर इंसान के द्वारा कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पैसा है, उसको लगाया और पैसा ही काम कर रहा है। तो ये हो गए आपके कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, इन दोनों को ऐड कीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं पिछले 1-1.5 सालों का ऑब्जर्वेशन, बहुत जरूरी है, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स अगर पिछली बार की बात की जाए, जिसमें मर्चेंडाइज यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलाकर ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, ये हो गया $825 बिलियन, राइट। अब इंडिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है, कुछ सालों में, 1-2 साल में हम 1 ट्रिलियन पे भी पहुंच जाएंगे। एक्सपोर्ट्स जो है वो 6% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। हाईएस्ट एक्सपोर्ट हम किस चीज का करते हैं? सबसे ज्यादा हम करते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, उस राइट, सर्विस एक्सपोर्ट्स उसके बाद आता है। लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा तेज है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे तो हम गुड्स का एक्सपोर्ट सर्विसेज से ज्यादा करने लगे हैं, अच्छी बात है। टोटल एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, मरीन प्रोडक्ट्स, राइस, ये सारे हमारे टॉप प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइट, ये टॉप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पर, राइट। इसके बाद एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस करते हैं, उसके बाद यूएई और उसके बाद चाइना। टोटल इंपोर्ट्स की बात की जाए तो टोटल इंपोर्ट्स हमारा, राइट, $677 बिलियन का है। अब आप इसको देख के कहेंगे कि सर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, नहीं, ये 9 मंथ का है, ये सिर्फ 9 महीने का है। हाईएस्ट इंपोर्ट हम करते हैं पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और गोल्ड। इसी वजह से मोदी जी कुछ दिन पहले आए और बोल के गए कि भाई डॉलर खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम करो। टोटल इंपोर्ट सोर्स, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, उसके बाद यूएई और रशिया। अब देखो, चाइना और यूएई यहां भी है और चाइना और यूएई यहां भी है, ये याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना है, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं। जीडीपी, पूरे जीडीपी का कितना प्रतिशत हम ट्रेड करते हैं? 45 to 48% है, जो कि $1.8 ट्रिलियन के आसपास होता है। 17 साल के बाद 2020 में पहली बार ऐसा हुआ था, राइट, 2020 में पहली बार ऐसा हुआ था जब मर्चेंडाइज सरप्लस आया था। मर्चेंडाइज का मतलब ये है कि हमारे गुड्स, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट्स ऑफ गुड, वहां पर हमें सरप्लस मिला था। लास्ट बीओपी डेफिसिट जो 2018-19 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, यानी कि हम सर्विस को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। लेकिन हम मर्चेंडाइज की बात करें तो वहां पर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमारी नेट प्राइमरी इनकम इज नेगेटिव है, यानी कि जो हमारी फैक्ट्री इनकम आती है हम ज्यादा दुनिया को देते हैं, दुनिया हमें कम देती है। नेट सेकेंडरी इनकम जो आती है वो पॉजिटिव है, राइट, यानी कि सेकेंडरी इनकम वही रेमिटेंसेस $135 बिलियन है। मार्च 25 का ये डेटा है, लेटेस्ट डेटा अभी आने वाला है, तो उसको आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया रेमिटेंसेस में नंबर 1 है। अभी मैं आपको और भी डाटा इसके ऊपर दूंगा। रेमिटेंसेस की बात की जाए तो दुनिया भर में लगभग 1,85,00,000 हिंदुस्तानी रहते हैं जो लीगली रहते हैं, राइट, डंकी वंकी करके नहीं गए वहां पर। हाफ ऑफ इट, यानी इनके आधे लगभग 90 लाख के आसपास जो है गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज में रहते हैं, राइट, और बाकी जो है वो एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, राइट, यूरोप वगैरह। टोटल $135 बिलियन है, वो हमारे जीडीपी का 3% है, ये याद रखिएगा, राइट, बहुत कम है, लेकिन हाँ ओवरऑल दुनिया में सबसे ज्यादा है। टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए तो इंडिया के बाद आता है चाइना और मैक्सिको। अब इन दोनों में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये दोनों हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं। कभी आपको मैक्सिको सेकंड में मिल जाएगा, कभी आपको चाइना सेकंड में मिल जाएगा, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन यूपीएससी अगर पूछेगा तो यहां से पूछेगा, फर्स्ट याद रखो, बाकी भूल जाओ। अगर जीडीपी की बात की जाए तो टॉप कंट्रीज में आएगा टोंगा, लेबनान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान और एल सल्वाडोर। ये वो कंट्रीज हैं जो अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज रेमिटेंसेस से रिसीव करती हैं, यानी उनकी जो जीडीपी है वो रेमिटेंसेस पे चल रही है। ये पूरा डेटा है, यहां से आप देख सकते हैं, राइट। कंट्रीज की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे यूएस आएगा, उसके बाद यूएई, उसके बाद यूके, यानी ये वो 3 कंट्रीज हैं जहां से इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलता है। यूएस अकेला 27% है, यानी कि मान के चलिए $35 बिलियन के आसपास सिर्फ यूएस से आता है, सबसे बड़ा वो है, राइट। टॉप 3 में यू करके हैं, यूएस, यूएई, यूके, तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करते हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आता है? तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, ये सारे इसमें
बहुत ही हाई लेवल पर है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आता है, फिर केरला और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज रिसीव किया जाता है इंडिया में। तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए अब हम आते हैं एफडीआई वर्सेस एफपीआई के ऊपर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया है, हमने सब कुछ उसमें देख लिया। अब हम आते हैं एफडीआई वर्सेस एफपीआई क्या है। चलिए एफडीआई क्या होता है, रियल सेक्टर्स में राइट, हमारे किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर, दोनों तरफ फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, विदेशी इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आके काम करते हैं, या तो खुद काम करेंगे या किसी के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी या तो वो कंपनी खुद इंडिया में आ जाएगी, जैसे एप्पल हो गया, एडिडास, नाइकी, राइट, सुजुकी, कावासाकी, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं, होंडा वगैरह, ये इंडिया में आके काम कर रही है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी, कावासाकी बजाज, राइट। बाकी अब बहुत सारी जैसे आपको इंश्योरेंस कंपनीज भी वहां पर मिल जाएंगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर खुद नहीं आता, वो क्या करता है, वो किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा देगा, विदेश में बैठा रहेगा, यहां पर पैसा लगा देगा। इसमें शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा सकता है, पहले नहीं था, कुछ साल पहले ही डिसाइड हुआ है, कमर्शियल पेपर में पैसा लगा सकता है इंडिया में। वो उसे कोई मतलब नहीं ओनरशिप से, राइट, उसे थोड़ा सा पैसा लगाना है बस, और वहां से प्रॉफिट कमा के वो चला जाएगा। एफडीआई इन्वेस्टमेंट कितना होता है, राइट, इन्वेस्टमेंट शेयर्स होता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जी हाँ बिल्कुल, 10% या उससे ऊपर ओनरशिप खरीदी जाती है। अगर 10% या उससे ऊपर की ओनरशिप, ओनरशिप वर्ड बहुत जरूरी है, यानी मालिकाना हक, तो वो एफडीआई में आएगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे शेयर्स में पैसा लगाओ, बॉन्ड्स में लगाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप लगा सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज याद रखनी है, ये हमेशा 10% से नीचा होता है, ये हमेशा 10% या उससे ऊपर होता है। अरविंद मायाराम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये डिसाइड हुआ था। तो अगर मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी, ठीक है, कोई विदेशी कंपनी, विदेशी लोग हमारी एक कंपनी में 5% शेयर्स खरीदते हैं, तो वो एफपीआई हो गया। अगर वही सारे लोग हमारी कंपनी में, इंडिया की किसी कंपनी में 20% शेयर खरीदते हैं, तो एफडीआई हो गया, सिंपल। अगर वो बॉन्ड्स खरीदते हैं तो सिर्फ एफपीआई होगा, बॉन्ड्स यहां नहीं आते, यहां पर सिर्फ शेयर्स आते हैं। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट, ये सब इधर आते हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या आता है इसमें, जो भी इन्वेस्ट करेगा वो पैसा देगा, उसको मैनेजमेंट मिलेगा, वो टेक्नोलॉजी भी ले सकता है या फिर दे सकता है, ये तीनों चीजें शेयर होती हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसा दिया जाता है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी कैसे चल रही है। ओनरशिप 10% ज्यादा, 10% से कम। सेगमेंट की बात की जाए तो ये मोस्टली प्राइमरी मार्केट में होता है, यानी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये मोस्टली सेकेंडरी मार्केट होता है, यानी जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी बिक चुका है, फर्स्ट टाइम मार्केट में उतर चुका है, उसको खरीदना या बेचना। फिर आता है स्टेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जो भी पैसा लगाएगा उसको मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, उसको मैनेजमेंट में भी ध्यान देना है, उसको टेक्नोलॉजी में ध्यान देना है, उसको अपना सामान और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। जैसे मारुति सुजुकी, तो सुजुकी चाहता है कि वो कंपनी चलती रहे, पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं, ये इनको कोई मतलब नहीं है, राइट। इसे हॉट मनी भी कहा जाता है, सुबह पैसा लगाया, शाम को निकाल लिया, सिंपल, इसको हॉट मनी कहा जाता है। एंट्री एग्जिट बहुत लेस फ्लेक्सिबल होता है, यहां से इंडिया से जाना, राइट, यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाना। आप देखिए मैकडोनल्ड पे जो 30 सालों से इंडिया में काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसा मैंने कहा, सुबह पैसा लगाओ, रात को निकाल लो, एफपीआई। इन्वेस्टर का रोल एक्टिव होता है एफडीआई में, क्योंकि वो सुबह शाम ये चीज ध्यान रखता है कि भाई कंपनी कैसे चल रही है, मुनाफा हो रहा है नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, हमारा सीईओ एमडी वगैरह कैसे, एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं, वर्क कल्चर कैसा है, इन सब चीजों पे उसका ध्यान है इन्वेस्टर का। यहाँ कुछ भी नहीं है, पैसा लगाया और भूल गए। तो ये है आपका एफडीआई वर्सेस एफपीआई का एक कंपैरिजन। अब हम आते हैं स्टेटस पर। एफडीआई का, एफपीआई का स्टेटस हमें याद नहीं रखना है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हमें याद नहीं रखना है, एफडीआई याद रखना है। अब तक का सबसे हाईएस्ट एफडीआई जो है वो 2021-22 में आया था, कोविड के टाइम पर सबसे ज्यादा यहां पर आया था। उस टाइम बहुत सारी कंपनीज इंडिया में दिवालिया हो रही थी, तो बाहर वाली कंपनियां उनको खरीदने को तैयार थी, सिर्फ इसलिए। 23-24 में 71 बिलियन, 24-25 में 81 बिलियन, 2014 से 24 के बीच 750 बिलियन, एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इंडिया में आया है। एक चीज याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट डेटा आया था, तो माना जा रहा है कि 2025-26 में 90 बिलियन हम टच कर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हाईएस्ट हो जाएगा, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एस्टिमेटेड लगाया है, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक एस्टिमेट आया है, एग्जैक्ट डेटा भी नहीं आया, तो हम इसको ही सबसे हाईएस्ट मानते हैं। फ्लक्चुएटिंग है, अगर यूपीएससी पूछे तो आप जान लीजिए, ऊपर नीचे होता रहता है। स्टेटस पे आते हैं, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आता है, सबसे ज्यादा एफडीआई आता है सर्विस सेक्टर में, ठीक है, फॉलोड बाय कंप्यूटर्स, हार्डवेयर और ट्रेडिंग। इन तीनों में मतलब ये टॉप 4 हैं जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद दिल्ली एनसीआर। कहां से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, ये सिंगापुर और मॉरिशस,
मॉरिशियस एक ऐसी इकोनॉमी है जो छोटा सा कंट्री है, छोटी सी इकोनॉमी है, वहां से भी इतना सारा पैसा कैसे आ रहा है? राउंड ट्रिपिंग, राइट? ब्लैक मनी घूम के वापस इंडिया में आ जाती है। सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस से हम कह सकते हैं ऑथेंटिक है। टोटल दुनिया की 112 कंट्रीज हैं जो इंडिया में एफडीआई करती हैं। टॉप एफडीआई रिसीविंग कंट्रीज इंडिया में तो सिर्फ इतना आता है भाई, अगर आप यूएस और सिंगापुर का देखोगे तो इंडिया से 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना मिलेगा एफडीआई। इंडिया ग्लोबल एफडीआई शेयर जो है वो 6.5 से गिर के 2.1% हो गया, यानी अब इंडिया के मुकाबले एफडीआई दूसरे देशों में ज्यादा जा रहा है और इंडिया की रैंक भी जो है वो 16 से गिरकर 8वीं पर आ गई है, राइट? सॉरी, 8वीं से हम 16वीं पोजीशन पर पहुंच गए। ये एक स्टेटस है, राइट? ये एक स्पेसिफिक स्टेटस है कि भाई अभी क्या चल रहा है हमारे दुनिया में और देश में एफडीआई को लेकर। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन पर जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का मतलब ये होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल मतलब बिजनेस के लिए, बोरिंग्स मतलब लोन। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए विदेशों से लोन लेता हूं तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। हर वो कंपनी, याद रखिए, हर वो कंपनी जो एफडीआई ले सकती है वो ईसीबी भी ले सकती है। फटाफट देखते हैं क्या है ये मीनिंग एंड टाइप्स। ये एक लोन है जो कि रेजिडेंट्स लेते हैं नॉन रेजिडेंट से। ये ऑटोमेटिक अप्रूवल और ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट दोनों से होता है, यानी कि एक लिमिट के बाद आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उस लिमिट से नीचे आप चाहो तो बिना अप्रूवल के कर सकते हो। फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग, आप राइट विदेशी बैंकों से पैसा ले सकते हो, बॉन्ड्स इशू या डिबेंचर इशू करके ले सकते हो, या फिर अपने व्यापार को करने के लिए 3 साल से ज्यादा का लोन आप ले सकते हो। करेंसी ऑफ बोरोइंग्स, आप बाहर से चाहो तो इंडियन रुपी में पैसा ले सकते हो या फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो। अगर आप इंडियन रुपी में लेते हो तो उसे कहा जाता है इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स, जो कि यूपीएससी का पीवाईक्यू है। फॉरेन करेंसी अगर देखा जाए तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ये दोनों इस तरह के आप बॉन्ड्स इशू करके विदेशों से पैसा उठा सकते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है? एक लोन पेपर होता है। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो बेनिफिट्स ये है कि साहब आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होता है, राइट? पे फॉर आप इंपोर्ट्स के लिए आराम से पे कर सकते हो, रुपी डेप्रिसिएशन से लड़ सकते हो। अभी जैसे कोई विदेशों से पैसा ले ले तो इंडिया में डॉलर आ जाएगा वैसे। चैलेंज ये है कि एक्सचेंज रिस्क है, जैसे अभी हमारा रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? फॉरेन डेट का वर्जन जो है, फॉरेन डेट हमारी कंट्री में वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। ये है मेरा अनअकैडमी की तरफ से, मेरा यानी जतिन भारद्वाज का टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप। आप वहां आ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 24/7 अवेलेबल है। एक फोरम है, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आपको इकोनॉमी में, दूसरे बच्चों के साथ आप वो डिस्कस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग अलग डिस्कशंस पे, और करंट अफेयर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको स्कैन कीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको स्कैन कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप अनअकैडमी के अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो 17,999 ये अभी कुछ टाइम के लिए ये प्रोसेस चल रहा है, वरना ये 23,000 से ऊपर चला जाता है। वो अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो अभी ऑफर चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देने के लिए तैयार हैं। यही प्लान आप अलग अलग महीनों के लिए ले सकते हैं, मिनिमम 12 महीने से लेकर 36 महीने अलग अलग प्लान है आपके लिए, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको अलग अलग बैचेस यहाँ पे मिल जाएंगे। समिट, राइट है, जो समिट है, प्रारंभ है, आगाज है, नींव है। नींव में तो मैं अभी क्लासेस ले भी रहा हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक ऑल इंडिया प्रीलिम टेस्ट देना चाहते हैं, 17 मई यानी सिर्फ 2 दिन बाद ये टेस्ट है, अभी के अभी से एनरोल कर लो, ये तो मिस ही नहीं करना है, राइट? कोई भी आपका प्रिपरेशन लेवल है, आप इसको अभी के अभी एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आप इस प्रीलिम्स को दीजिए, जी से इसमें जनरल स्टडीज भी है, सी सेट भी है, दोनों के दोनों टेस्ट होंगे, इसको अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। और अगर आप एक से ज्यादा टेस्ट देना चाहते हैं तो सिर्फ ₹1 के कॉस्ट पर आप 46 टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए भी आप हमें एनरोल कर सकते हैं। आप कोई भी प्लान ज्वाइन करें, उसमें एक आप JBUN नाम का आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जतिन भारद्वाज अनअकैडमी। वहां पर आपको और भी डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम और लाएंगे आपके लिए। अंडर 30 मिनट्स बड़े से बड़े टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने 25 मिनट के अंदर एक्सटर्नल सेक्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया। आने वाले टाइम में हम बहुत लेकर आएंगे। और हाँ, आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर मैं लेकर आने वाला हूं पूरा का पूरा इकोनॉमिक का रिवीजन 2.5 से 3 घंटे के अंदर। तो अगर आप प्रीलिम का एग्जाम दे रहे हैं तो वो रिवीजन वाली क्लास मत मिस कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।